Hello, I am Dr. B.S. Arora, psychiatrist. Today I will discuss about grief, what is grieving processes, what is grief reaction, and what is bereavement science, and what is the Bonanno's 4 trajectories of grief, what is the 5 stages of grief, and what is the physiological and the neurological process during the grief reaction. What are the risks and what is complicated grief and disenfranchised grief? A death of a child, suicide, or a death of spouse, parent, and a sibling. And the loss during childhood, loss of a friend or a classmate or other losses, and how to get proper professional support. ग्रीफ नुकसान की एक प्रतिक्रिया है जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की मृत्यु हो गई हो जिसके लिए एक विशेष बंधन या स्नेह का गठन किया गया था। हालांकि पारंपरिक रूप से नुकसान की भावनात्मक प्रतिक्रिया पे ध्यान केंद्रित किया गया है लेकिन इसमें भौतिक, संज्ञात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और दार्शनिक आयाम भी जुड़ा हुआ है। जबकि शर्तों का अक्सर प्रयोग किया जाता है, शोक नुकसान की स्थिति को संदर्भित करता है और दुख की उस प्रतिक्रिया या उस नुकसान की प्रतिक्रिया है। मृत्यु से जुड़ा हुआ दुख ज़्यादातर लोगों से परिचित है, लेकिन व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कई तरीके के नुकसान जैसे कि बेरोजगारी, बीमार स्वास्थ्य या रिश्ते के अंत के संबंध में दुख होना, नुकसान को भौतिक या अमूर्त रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। शारीरिक नुकसान एक ऐसी चीज से संबंधित है जिसे व्यक्ति छू सकता है या माप सकता है, जैसे कि जीवन साथी को मृत्यु के माध्यम से खोना, जबकि अन्य प्रकार के नुकसान हैं शोक प्रक्रिया। बेरेवमेंट का 2 ट्रैक मॉडल एक शोक सिद्धांत है जिसने शोक प्रतिक्रिया पर गहरा ध्यान दिया है। यह मॉडल माप द्वारा शोक की दीर्घकालीन प्रभावों की जांच करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के नुकसान को कितनी अच्छी तरीके से स्वीकार कर रहा है। 2 ट्रैक मॉडल ऑफ द बेरेवमेंट का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के वास्तविक में प्रबंधन, जीवित रहना जिसमें मृतक अनुपस्थित है, के साथ साथ सामान्य जैविक कार्य प्रणाली पे वापस लौटना है। ट्रैक 1 दुख की बायो साइकोसोशल फंक्शनिंग के ऊपर आधारित है। ये चिंता, अवसाद, दैहिक चिंताएं, दर्दनाक प्रतिक्रियाएं, पारिवारिक संबंधों, पारस्परिक संबंध, आत्मसम्मान, अर्थ संरचना, कार्य, जीवन कार्यों में निवेश पर केंद्रित है। प्रतिक्रियाएं, रोना शोक की एक सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा है। हालांकि ये भी पाया गया है कि रोना और नुकसान के बारे में बात करना केवल स्वस्थ प्रतिक्रिया नहीं है, अगर मजबूर या अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। शोधकर्ता जॉर्ज बनाने द्वारा इसे कहा गया है कोपिंग अगली। कहे जाने वाले को प्रभावित व्यक्तियों में रोने की कमी भी एक स्वाभाविक स्वस्थ प्रतिक्रिया व संभावित रूप से व्यक्ति की सुरक्षा है और इसे लचीलेपन के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है। विज्ञान ने पाया है कि कुछ स्वस्थ लोग जो शोक कर रहे हैं वे अनायास नुकसान की बातें नहीं करते हैं। लोगों को रोना या नुकसान के अनुभवों को दबाने के लिए दबाव डालना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। And what is the bereavement science? Bonanno has given 4 trajectories of a grief. मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर जॉर्ज बोनानो ने दुख और आघात पर 2 दशकों से अधिक वैज्ञानिक अध्ययन किए, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे रिस्पेक्टेड जर्नल्स में
प्रकाशित हुए। द 4 ट्रिजेक्टरीज क्या है? पहला है रेजिलेंस यानी लचीलापन, वयस्कों की क्षमता। अन्यथा सामान्य स्थिति में जो एक अलग और संभावित रूप से अत्यधिक विघटनकारी घटना से अवगत कराया जाता है, जैसे कि एक करीबी संबंध की मृत्यु, हिंसक लाइफ थ्रेट की स्थिति में अपेक्षाकृत स्थिर स्वस्थ स्तर बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर, फिर शारीरिक कार्य प्रणाली और साथ ही सामान्य अनुभव और सकारात्मक भावनाओं के लिए क्षमताएं। रिकवरी, जब सामान्य कामकाज अस्थायी रूप से थ्रेशोल्ड या सब थ्रेशोल्ड के लेवल तक आ जाता है, जैसे कि डिप्रेशन या पीटीएसडी के लक्षण देना शुरू कर देता है, आमतौर पर कम से कम कई महीनों की अवधि के लिए और फिर धीरे धीरे पूर्व घटनाओं पर लौटता है। तीसरा है क्रॉनिक डिसफंक्शन, लंबे समय तक पीड़ित और कार्य करने में असमर्थता, आमतौर पर कई वर्ष या लंबे समय तक चलती है। डिलेड ग्रीफ, जब समायोजक सामान्य लगता है लेकिन फिर कुछ महीनों बाद संकट और लक्षण अचानक बढ़ने लगते हैं। शोधकर्ताओं ने विलंबित दुख के प्रमाण नहीं पाए हैं, लेकिन विलंबित आघात एक वास्तविक घटना प्रतीत होती है। व्हाट इज द 5 स्टेज मॉडल? इसको हम कुबलर रॉस मॉडल भी कहते हैं। आमतौर पे दुख के 5 चरणों के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत पहली बारी एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने अपनी किताब ऑन द डेथ एंड डाइंग में पेश किया था। यह मॉडल 5 अलग अलग चरणों का वर्णन करता है कि लोग अपनी मृत्यु या अपने जो लोगों से कैसे निपटते हैं या किस अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये चरण है, पहला है डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, चौथा है डिप्रेशन, पांचवा है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार भाव। सिद्धांत मानता है कि चरण रूपरेखा का एक हिस्सा मात्र है, जो कि उन लोगों के खोए हुए के बिना जीने के में सीखने में मदद करता है। एंड व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग द ग्रीफ? पिछले 5 वर्षों में एक माँ या एक बहन की मृत्यु के बारे में जिन लोगों को दुख हुआ है, जब उनके फंक्शनल एमआरआई स्कैन्स का स्टडी किया गया तो ये निष्कर्ष लगा कि दुख ने लोकल इन्फ्लेमेशन उत्पन्न किया है और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स का प्रोडक्शन बढ़ाया है। यह प्रतिक्रियाएं एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में सक्रियता के से संबंधित थी। ये सक्रियता दुख शब्द उत्तेजनाओं के मुक्त स्मरण के साथ भी संबंधित पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि दुख तनाव पैदा कर सकता है। व्हाट आर द रिस्क? शोक जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। गंभीर होने पर जोखिम की एक डिग्री वहन करता है। गंभीर प्रतिक्रियाएं लगभग 10 से 15% लोगों को प्रभावित करती हैं। नुकसान की घटना से पहले अवसाद यानी डिप्रेशन वाले लोगों में प्रमुख रूप से गंभीर प्रतिक्रियाएं होती हैं। गंभीर दुख की प्रतिक्रियाएं पारिवारिक संबंधों में कटाव बढ़ा सकती हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने उदाहरण के लिए एक बच्चे की मृत्यु के बाद वैवाहिक ब्रेकअप को एक बढ़ावा मिला। शोक रिकवरी हैंडबुक के लेखक और शोक रिकवरी इंस्टीट्यूट के संस्थापक जॉन जेम्स ने बताया कि उनके बेटे की मौत के बाद उनकी शादी टूट गई। कई अध्ययनों ने तनाव से संबंधित बीमारियों के लिए जोखिम के संदर्भ में शोक मनाया है। 1960s और 70s के दशकों में इंग्लैंड में कॉलिन मरे ने पेट में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, मृत्यु के बाद पहले 6 महीनों में इस लक्षणों को बढ़ावा मिला और डॉक्टरों की विजिट्स को भी बढ़ावा पाया। की मृत्यु के बाद किशोर में आत्महत्या का 5 गुना अधिक जोखिम पाया गया है। प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर, फॉर्मली नोन एज कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ डिसऑर्डर, आनुवंशिक रूप से उत्पन्न लक्षणों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले हानि के लिए यह एक रोग संबंधित प्रतिक्रिया है।
जो लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक सामाजिक शीतलता के साथ जुड़ी हुई है। पीजीडी वाले व्यक्ति कम से कम 6 महीने तक गंभीर दुख के लक्षणों का अनुभव करते हैं और एक घातक स्थिति में फंस जाते हैं। DSM-5 में भी कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ के निदान सहित आलोचकों का कहना है कि ऐसा करने से विकृति विज्ञान के रूप में एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया की विशेषता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जो लोग की चिकित्सा हो जाए, जो कि अनिवार्य रूप से सामान्य है। आघात और सहकर्मियों ने कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ के लिए एक प्रभावी उपचार पाया है। उसी तरीके से आघात प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रतिक्रियाओं का इलाज करके जटिल दुख का पर्याप्त नहीं है। जटिल दुख को एक विस्तारक शोक अवधि और मानसिक शारीरिक दुर्बलता सहित अन्य मापदंडों की विशेषता है। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ को रिएक्शन को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ये लक्षण सामान्य दुख से कैसे भिन्न होते हैं। मेयो क्लिनिक बताता है कि सामान्य दुख के साथ दुख की और नुकसान की भावनाएं स्पष्ट हैं, जबकि प्रतिक्रिया जटिल दुख में बदल जाती है। हालांकि नुकसान की भावनाएं अक्षम हो जाती हैं और भले ही समय बीत जाता है। जटिल दुख के लक्षण प्रियजन के नुकसान, याद करने पर अत्यधिक ध्यान देने से, मृत्यु के लिए तीव्र लालसा, मृत्यु, स्तब्धता या टुकड़ी को स्वीकार करने वाली समस्याएं, आपके नुकसान के बारे में कड़वाहट, जीवन का आनंद लेने में असमर्थता के रूप में सूचीबद्ध है। अवसाद या गहरी उदासी, सामान्य दिनचर्या को पूरा करने में परेशानी, सामाजिक गतिविधियों से पीछे हटना, यह महसूस कराना कि जीवन का कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है, चिड़चिड़ापन, एजिटेशन और दूसरों में विश्वास की कमी। जटिल दुख में देखे जाने वाले लक्षण विशिष्ट होते हैं, क्योंकि यह लक्षण जुदाई में पाए जाने वाले लक्षणों के संयोजक के साथ साथ दर्दनाक संकट में भी प्रतीत होते हैं। उन्हें इसीलिए भी जटिल माना जाता है क्योंकि सामान्य दुख के विपरीत ये लक्षण उस समय की मात्रा की परवाह किए बगैर भी जारी रह सकते हैं, जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट के दिए उपचार के बावजूद हुए हैं। अध्ययन में शोक और देर से जीवन अवसाद, दुख और बुजुर्गों में इनकी जटिलताएं। जटिल दुख के लक्षण में पाए जाने वाले एक चुनिंदा सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की खुराक दी गई और उनके लक्षणों में लगभग 50% की कमी देखी गई पहले 3 महीने की अवधि के दौरान। एंड व्हाट इज डी-एनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ? एक बच्चे की मौत, शिशु की मृत्यु, गर्भपात, नवजात की मौत या बड़े बच्चे की मृत्यु जैसे नुकसान का रूप ले सकती है। ज़्यादातर मामले में माँ बाप को यह दुख लगभग असहनीय और विनाशकारी लगता है और ये किसी भी अन्य नुकसान की तुलना में अधिक जोखिम वाले कारकों को पकड़ता है। ये नुकसान एक आजीवन प्रतिक्रिया को भी सहन करता है और किसी को मौत नहीं मिलती है, जबकि उसे आत्मसात करना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। इस प्रकार के दुख में माता पिता के जीवित रहने के लिए हस्तक्षेप और कंफर्टिंग सपोर्ट सभी पर अंतर ला सकता है, लेकिन जोखिम कारक महान है। इसमें पारिवारिक ब्रेकअप या आत्महत्या शामिल हो सकते हैं। माता पिता की मृत्यु एक बच्चे के लिए, माता पिता की मृत्यु दुख के प्रभावों का प्रबंधन करने के लिए समर्थन के बिना एक दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है। ये अधिक संभावना है कि वयस्क देखभालकर्ता पहले अपने ही दुख से जूझ रहे हैं और बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से वह अनुपलब्ध हैं। जीवित माता पिता या देखभाल करने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि बच्चों को माता पिता की मृत्यु के अनुकूल बनाने में मदद करता है। हालांकि कम उम्र में माँ बाप को खोने से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। कुछ बच्चों में बढ़ी हुई परिपक्वता और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स, बचपन में
नुकसान जब माता पिता या देखभाल करने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों में मनोरोगी के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन वे एक बड़े अवसाद यानी डिप्रेशन वाले बच्चों की तुलना में कम गंभीर होते हैं। हाउ टू कोप अप विद अदर लॉसेस? व्हाट आर द अदर लॉसेस? माता पिता मृत्यु के अलावा अन्य माध्यम से बच्चों की हानि के कारण दुखी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए तलाक की कार्रवाई में नुकसान के माध्यम से, सरकार द्वारा माँ बाप के अधिकारों की कानूनी समाप्ति जैसे कि बाल शोषण के मामले में, अपहरण के माध्यम से, बच्चों ने स्वेच्छा से घर छोड़ दिया हो या वे एक भगोड़े के रूप में रह रहा हो, या ओवर एज बच्चों के लिए कानूनी रूप से घर को छोड़कर जाना, या फिर एक वयस्क ने मना कर दिया कि मैं माँ बाप से संपर्क नहीं करूँगा। एक माँ बाप के साथ संपर्क करने में असमर्थता है क्योंकि ये एक दुख की प्रक्रिया है, एक बच्चे की मृत्यु के नुकसान से अलग है। उम्मीद है कि आगे चल के संबंध बहाल हो सकता है कि ये थोड़ा समय लेंगे। एंड व्हाट इज द ग्रेजुअल बेरेवमेंट? शोक के उपरांत उदाहरणों में दिए गए कई अचानक से होते हैं, लेकिन कुछ या किसी में ये धीरे धीरे मामले भी होते हैं। उदाहरण के लिए अल्जाइमर द्वारा किसी प्रियजन का क्रमिक नुकसान ग्रेजुअल बेरेवमेंट को पैदा करता है। राइटर टिपलेट्स उसे कैंसर से मरने वाला यानी डिग्री तक मरने के रूप में वर्णित करता है। क्षमताओं का क्रमिक रूप से यानी स्टेप बाय स्टेप, जिसमें शरीर में नाकाम रहने के लिए और आगे बढ़ना। मिल्टन क्रमिक शोक के बारे में वे लिखते हैं, मृत्यु की हर डिग्री व हर मौत का कहना है कि एक व्यक्ति की विशेषताएं या व्यक्ति की क्षमताओं की हर मौत एक शोक है। प्रोफेशनल सपोर्ट, बहुत से लोग जो शोक करते हैं उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, हालांकि कुछ को मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सकों से अतिरिक्त सहायता ले सकते हैं। शोक संतृप्तों को उपलब्ध सहायता संसाधनों में ग्रीफ काउंसलिंग, पेशेवर सपोर्ट ग्रुप या शैक्षणिक कक्षाएं व सहकर्मियों के नेतृत्व वाले सपोर्ट ग्रुप्स में वे शामिल हो सकते हैं। यहाँ यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ग्रीफ में कुछ और गंभीर हो गया है, इस प्रकार वे एक चिकित्सा पेशेवर में संपर्क करना अनिवार्य है। ग्रीफ डिप्रेशन या शराब या नशीली दवाओं के दुरुपयोग का परिणाम हो सकता है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, यह एक दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। यहाँ एक चिकित्सक पेशेवर से संपर्क में आना जरूरी होता है। यदि आप ग्रीफ से नहीं निपट सकते तो आप अत्यधिक मात्रा में ड्रग्स या अल्कोहल का उपयोग कर रहे हैं, तो आप बहुत उदास हो जाते हैं, या आपके पास लंबे समय तक डिप्रेशन है जो आपके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। चिकित्सा की तलाश में शामिल हो सकते हैं और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन आपके प्रियजन की मृत्यु व्यक्ति के लिए लगातार लालसा, अपराध, आत्मदोष के विचार, जो एक विश्वास करें कि आपने कुछ गलत किया है, मौत को आप रोक सकते थे, आप ऐसा महसूस करें कि जीवन जीने लायक नहीं है, जीवन का आपने उद्देश्य खो दिया है, या काश आप अपने प्रियजन के साथ मर गए होते। साइकियाट्रिस्ट आपको किसी भी चीज का सामना और अपने दुख के माध्यम से आगे ले जाने में मदद करने में बहुत सारे तरीके बता सकता है। कभी कभी साइकियाट्रिस्ट सम्मोहन का उपयोग आपके दुख के अनुभवों को मदद के रूप में एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज कर सकता है। यहाँ पे आपको सपोर्ट ग्रुप्स यानी शोक संतृप्त व्यक्तियों के लिए सपोर्ट ग्रुप्स आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ कई प्रकार के पैटर्न का पालन करते हैं। कुछ लोग शुद्ध रूप से सहकर्मीय समूह ग्रुप के रूप में आयोजित किया जाता है, जैसे कि कॉम्पैशनेट फ्रेंड्स के स्थायी यानी लोकल चैप्टर्स। शोक संतृप्त माता पिता के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट ग्रुप है।
अन्य दुख सहायता समूह पेशेवरों के नेतृत्व में चलते हैं, जिनकी सहायता के द्वारा आप इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई टीम, यू आर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट माई टीम। माई मोबाइल इज 9810385521। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट भी कर सकते हैं।